ऑस्ट्रेलिया में कैसे आप हाई वीजा सक्सेस रख सकते हैं कि आपको वीजा ग्रांट हो और आपको प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उस प्रॉब्लम्स को कैसे पहले ही रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सारी गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जिससे आपकी वीजा सक्सेस 99% रहने की उम्मीद है। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमें क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो भी प्रोसेस चल रहा है वो बीच में कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। कुछ का होता है कि आपकी ऑफर ही नहीं आती, कईयों का ऑफर आने के बाद जीएसटी क्राइटेरिया जो पहले जीटी होता था वहाँ पर स्टक हो जाता है, कईयों की सीओ ही नहीं आती, और कुछ का ऐसा होता है कि लास्ट में वीज़ा ग्रांट नहीं होता। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि जिससे कि आप ना केवल वीज़ा लेने में कामयाब हो सकते हैं बल्कि आपका कहीं भी प्रोसेस स्टक नहीं होगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग वो 1 ईयर बिफोर करें, क्योंकि उनके पेरेंट्स की आईटीआर जरूरी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न 3 ईयर्स की। और कईयों का ऐसा होता है कि सिर्फ फादर आईटीआर भरते हैं, मदर नहीं भरते। इसमें आप दादा दादी या नाना नानी की भी आईटीआर शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आईटीआर की तरफ ध्यान देना है। फिर दूसरा आपने ध्यान देना है फंड्स को लेके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ आपसे विद सोर्स फंड्स मांगती हैं। ये आपने देखना है कि ये नहीं कि आप कैश में एक बड़ी बड़ी अमाउंट जमा कराई जा रहे हैं पेरेंट्स के अकाउंट में। अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो वो ये जरूर कर सकते हैं कि जो उनका पैसे हैं करंट अकाउंट में उनके फंड्स पड़े हैं वो आप चाहे सेविंग में डलवा लो, लेकिन वो भी कुछ यूनिवर्सिटी कम से कम 3 मंथ ओल्ड मांगती हैं, कई यूनिवर्सिटी 6 मंथ ओल्ड भी मांगनी शुरू हो गई है। तो उसकी तैयारी आप पहले से कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टक होते हैं। दूसरा है जो अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान देना कि उन्हें एकेडमिक परसेंटेज जितनी अच्छी होगी उतनी हाई रैंक की यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि कैपिंग के बाद अब एडमिशन भी चैलेंज हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आने वाले टाइम में वीज़ा सक्सेस जरूर बेटर रहेगी, क्योंकि अब एडमिशन चैलेंजिंग है लेकिन वीज़ा चैलेंजिंग नहीं रहेगा। तो जो हमारी असेसमेंट है वो ये है कि 90% के करीब वीज़ा सक्सेस रहेगी जनवरी इनटेक से। जो फेब इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं जनवरी 2025 से वीज़ा सक्सेस बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। तो उसके बाद जो आपका फाइनेंशियल्स का हो गया, आपकी परसेंटेज एकेडमिक अच्छी है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके 65% +2 में कम मार्क्स है तो आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई मत कीजिए। अगर आपके आइल्स में भी 6 या 6.5 बैंड है तभी आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कीजिए। इसी तरह पीटी में भी अच्छा स्कोर है, इक्विवेलेंट स्कोर है, तो भी आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। और अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करे तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भी मत अप्लाई कीजिए। आप और कंट्रीज की ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फुलफिल नहीं करें तो यहाँ पर भी आपका स्टक हो सकता है। आप अकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं है तो आपका परसेंटेज कम है, और अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो भी आपके 60% के करीब मार्क्स चाहिए, कम से कम 55% तो होने ही चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑफ़र अप्लाई होती है। ऑफ़र के बाद आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू भी लेती है। उसके बाद आपका जीएसटी क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद वो आपको कहते हैं कि अब आप फ़ी पेमेंट करवा सकते हैं। फिर आप फ़ी पेमेंट करवाते हैं। फ़ी पेमेंट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 6 मंथ की ही मांगती हैं। फ़ी पेमेंट के बाद फिर वो आपको सीओई इशू करते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको सीओई आती है फिर आपका ईमे अकाउंट बनता है। ईमे अकाउंट पे आपकी मेडिकल के बाद फाइल लॉजमेंट हो जाती है। तो वो फाइल लॉजमेंट के बाद एम्बेसी आपको रिजल्ट्स देती है। बस ये ही प्रोसेस रहता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को प्रोसेस भी नहीं पता होता, इसलिए मैं प्रोसेस भी आपको बता रहा हूँ। तो अब आपका जो स्टक होना है वो होता है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो और उसी के सारे बैठे रहते हैं, क्योंकि आपकी फ़ीस तब जानी है जब आपका जीएसटी क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है। तो जीएसटी चाहे आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। वही डॉक्यूमेंट है, वही आपने ए यूनिवर्सिटी को देने, वही आपने बी को देने, वही आपने सी को देने। तो कम से कम 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना प्रोसेस जारी रखिए, ताकि एक में किसी कारणवश आपका नहीं भी हो पा रहा तो आप सेकंड में हो सकता है प्लान बी प्लान सी में कर सकते हैं। उससे आपका कहीं भी स्टक नहीं होगा। अब आती है जब आप वीज़ा लगाते हैं तो आपकी सीओई आ गई, तो आप एक ध्यान जरूर रखिए, जो भी आपका स्टूडेंट में मेल आईडी रजिस्टर्ड है वो आप जरूर लेके रखें अपने कंसल्टेंट से या एजेंट से। और अगर आपका कहीं भी डिले होता है आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को मेल डालिए, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस बेटर रहता है। और एज ए स्टूडेंट आपका राइट है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के
रेप से भी बात कर सकते हैं या उनके एडमिशन डिपार्टमेंट से भी बात कर सकते हैं। वो भी आप कर सकते हैं ताकि आपका प्रोसेस हो या आपको कंप्लीट जानकारी हो। जैसे वो बड़े सारे स्टूडेंट जो ACU यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अभी ऑफर की वेट कर रहे हैं, जबकि ACU यूनिवर्सिटी अब पंजाब और हरियाणा से स्टूडेंट से नहीं ले रही, तो इसलिए कई स्टूडेंट्स का लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी प्रोसेस स्टक होता है। फिर जब आप फाइल लगाते हैं, चाहे आप लेवल 1 में भी लगा रहे हैं, लेवल 1 में फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आपको अपने फाइनेंशियल्स जरूर दिखाइए ताकि वीज़ा अफसर का आपके कॉन्फिडेंस बनता है। तो वो ये नहीं देखता कि हाँ ये यूनिवर्सिटी ने ठीक है COE दे दी तो वो कोई बात नहीं। वीज़ा अफसर को कहीं ना कहीं जब आपके फंड्स नहीं होते तो वो थोड़ा डाउटफुल ही रहता, चाहे आपका प्रोफाइल कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो इसलिए अपने फंड्स जरूर साथ में लगाइए। लेवल 1 में हालांकि एम्बेसी की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, तो वहाँ पर भी आपका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो तीसरा जहाँ स्टक होता है कि आपके फाइनेंशियल्स वेरिफिकेशन कई बार एम्बेसी वेरीफाई करती है, तो उसमें आप क्या करिए, बैंक मैनेजर का नंबर और ईमेल आईडी जरूर डालिए और आप ये कंटिन्यूसली अपने बैंक मैनेजर से कंटिन्यूसली टच में रहिए कि क्या आपको कोई मेल तो नहीं आई वेरिफिकेशन के लिए। अगर वेरिफिकेशन में मेल आती है तो उसका रिप्लाई जाना एम्बेसी को ज़रूरी होता है, तब तक आपका रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर कर पाते जब तक आपकी फंड्स की वेरिफिकेशन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका, मुझे उम्मीद है कि आपका जो प्रोसेस है कहीं स्टक नहीं होगा और आपको वीज़ा तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप काइंडली इसको जरूर शेयर कीजिए, इससे किसी न किसी का बेनिफिट होगा। और अगर कोई आपका क्वेरी है, क्वेश्चन, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.